हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है तुम लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहे हैं तुम उतना ही ज्यादा कमर कस के तैयारी करना शुरू कर चुके होगे। और तुम्हारी इस प्रिपरेशन को और टॉप नॉच लेवल पर ले जाने के लिए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है। इसका नाम है बैक बेंचर सीरीज। इस सीरीज में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सिलेबस में जितने भी चैप्टर है उसे हम लोग वन वन शॉट में कवर करेंगे। और ये वन शॉट ऐसा होने वाला है कि एकदम जीरो से हीरो कवर करोगे आप। इतने बेटर लेवल पर आप जाके कवर करोगे कि अगर आपने ढंग से सारी इंफॉर्मेशन समझ ली तो 95 से कम मार्क्स आ ही नहीं सकते आपके। अब आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट को। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक शॉट में कवर करेंगे। मेरा नाम है प्रभात और बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट हम लोग शुरू करते हैं ताकि कम से कम टाइम में से कवर करा जाए। सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं भाई एसिड की। क्या होते हैं एसिड, अगर उसे हमें डिफाइन करना है तो एसिड जाहिर सी बात है केमिकल कंपाउंड्स हैं, बट इनमें खास बात होती है कि जब अब इन्हें हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है H3O+। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे HCl एक एसिड है, नॉर्मली ये गैस फॉर्म में रहता है। जैसे आप इसे वाटर में डालते हो तो ये HCl अपने अंदर से H+ निकालता है और वो H+ वाटर के साथ जुड़कर H3O+ आयन बनाता है और इसी H3O+ आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और साथ ही साथ एसिड में हाइड्रोजन के अलावा जो चीज होती है वो एनायन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे यहां पर Cl है तो आपको एनायन मिलेगा Cl-। अगर यहां पर ब्रोमीन होता तो यहां पे ब्रोमाइड मिलता, आयोडीन होता तो आयोडाइड मिलता, और अगर सल्फेट होता तो सल्फेट आयन मिलता। और यहां पर हाइड्रोनियम आयन जो बना है इसके बनने की कहानी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। दरअसल में एसिड अपने अंदर से हाइड्रोनियम आयन कभी नहीं निकालते, एसिड अपने अंदर से H+ निकालते हैं, जो चीज आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। जैसे हम HCl को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो HCl H+ और Cl- आयन में डिसोसिएट हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट को होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालने पर वो अपने आयनों में टूट जाता है। HCl को पानी में डाला, वो H+ और Cl- में टूट गया। तो हाइड्रोनियम आयन कैसे बना? दरअसल में हाइड्रोनियम आयन बनता है जब हम H+ को वाटर के साथ जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा H3O+ आयन, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो सवाल है वाटर के साथ ये H+ जुड़ा क्यों? ये इसलिए जुड़ा क्योंकि H+ एक्चुअल में अनस्टेबल होता है क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये वाटर के ऑक्सीजन से लोन पेयर ले लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है। और अगर तुम्हें बॉन्डिंग के बारे में कम इंफॉर्मेशन है तो मैं एडवाइस करूंगा, इस सीरीज में हम लोगों ने केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग इससे जस्ट पहले कवर करा है, तो वो वीडियो पहले जाकर कवर कर लो, बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये हमारा H3O+ बन जाता है जिसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। और एक और बात याद रखना कि एसिड अपने अंदर से H+ निकालने के बाद हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, या H+ हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, और हाइड्रोजन के अलावा जो चीज बचती है एसिड के मॉलिक्यूल में वो एनायन के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। ये है एसिड की सिंपल सी डेफिनेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसिड का क्लासिफिकेशन। तो वन बाय वन करके अब हम लोग एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए कि एसिड को कैसे क्लासिफाई करना है तो हम अलग अलग मेथड्स के अकॉर्डिंग इसे क्लासिफाई करेंगे। जैसे सबसे पहले हम जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो हम एसिड के सोर्स के अकॉर्डिंग करने वाले हैं कि एसिड हमें कहां से मिलता है। तो सोर्स के अकॉर्डिंग एसिड दो टाइप का होगा। पहला ऑर्गेनिक एसिड, नाम से पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक है तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से मिलता होगा। यही इसकी डेफिनेशन भी है कि दरअसल में ऐसे एसिड्स जो हमें प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं इन्हें ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और इनकी एक और पहचान होती है कि इनके फॉर्मूले में हमें मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताया जाए एसिटिक एसिड, ये हमें विनेगर के अंदर मिलता है, वही विनेगर जो हम लोग चाइनीज फूड के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। बिल्कुल ऐसे ही सिट्रिक एसिड, ये हमें मिलता है सिट्रस फ्रूट्स में, ऐसे फ्रूट्स में जो टेस्ट में थोड़े से सार होते हैं जैसे कि ऑरेंज या फिर लेमन। ऐसे ही रेड आंट्स के अंदर हमें मिलता है फॉर्मिक एसिड। रेड आंट्स के अंदर नहीं मिलता, रेड आंट के स्टिंग के अंदर होता है। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना कि लाल चींटी ने काट लिया हमें, एक्चुअल में चींटी हमें काटती नहीं, उसके इतने बड़े बड़े दांत नहीं होते कि वो आपको काट ले। एक्चुअल में वो आपको स्टिंग करती है, उसके स्टिंग में एक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, तो वो आपकी बॉडी में वो एसिड इंजेक्ट कर देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सुई लगवाते हो, तो ऐसे ही वो आपके बॉडी में वो एसिड इंजेक्ट कर देती है और वो एसिड आपको इरिटेशन कॉज करता है।
तो क्योंकि ये सब चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रही हैं, इसीलिए इन्हें ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। अब यहां पर थोड़ी वियर्ड सी बात बताता हूं, बहुत पुराने टाइम पर ना जब हमें फॉर्मिक एसिड चाहिए होता था, तो हमें पता है कि रेड आंट से हमें मिलता है, तो हम क्या करते थे, बहुत सारी रेड आंट्स को ले आते थे, उन्हें पीस देते थे, और जो जूस निकलता था उसको फिल्टर करके हम एसिड उससे फॉर्मिक एसिड बना लेते थे। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता था, इसलिए हमने इसको ऑर्गेनिक एसिड बोलना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ ऐसे भी एसिड्स थे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलते थे बल्कि मिनरल्स में मिलते थे, तो इन्हें हमने बुलाना शुरू कर दिया इनऑर्गेनिक एसिड, या इन्हें मिनरल एसिड भी बुलाया जाता है। ये वाली बात याद रखना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलते हैं बल्कि ये मिनरल से मिलते थे, इसीलिए हमने इन्हें मिनरल एसिड बुलाया। इसमें कौन कौन से एसिड आ जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और नोटिस करना बहुत सारे मिनरल एसिड में कार्बन नहीं होता है। कार्बन अगर एसिड में है तो मोस्टली वो हो जाएंगे ऑर्गेनिक एसिड। सिर्फ एक आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा यहां पर आपके सिलेबस में, विच इज H2CO3। अब H2CO3 में कार्बन तो है, लेकिन ये एक तरह का मिनरल एसिड है क्योंकि इसे मिनरल से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। तो ये कहानी हो गई एसिड के क्लासिफिकेशन की अकॉर्डिंग टू सोर्स। अब आगे बात कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमारा जो एसिड होता है ये कितने टाइप का होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। दरअसल में हमने ये समझा था कि एसिड को पानी में डालोगे ना तो वो अपने आयनों में टूट जाएगा, H+ आयन अलग हो जाएंगे जो कि वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, और एनायन अलग हो जाएगा। पर हर एसिड को पानी में डालने पर जरूरी नहीं है वो अपने आयनों में पूरा का पूरा टूट जाए। पूरा का पूरा टूटने से पूरा का पूरा टूटने का कहने से मेरा मतलब क्या है कि अगर आपने 100 मॉलिक्यूल एसिड के डाले तो कुछ एसिड होते हैं कि पूरा का पूरा 100 मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे पानी में। कुछ ऐसे होंगे जो 100 में से सिर्फ शायद हो सकता है 60 को तोड़े या 50 को तोड़े, मतलब 60-50 को तोड़े, बाकी सबको ना तोड़े। तो एक्चुअल में एसिड की स्ट्रेंथ इस बात से भी डिसाइड करी जा सकती है कि वाटर में डालने पर वो कितना अपने आयनों में टूट रहा है। तो इसी वजह से हम एसिड को दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जब आप पानी में डालते हो यानी एक्वा सॉल्यूशन बनाते हो तो ये विग्रसली आयनाइज होते हैं या विग्रसली डिसोसिएट होते हैं। विग्रसली डिसोसिएट या आयनाइज होने का मतलब है उसे आप पानी में जितने उसके मॉलिक्यूल डाल रहे हो वो लगभग सारे मॉलिक्यूल अपने आयनों में तोड़ दे रहा है। जैसे HCl या HNO3 H2SO4, अगर HCl के तुमने 100 मॉलिक्यूल पानी में डाले तो 100 के 100 मॉलिक्यूल H+ और Cl- में टूट जाएंगे और ये जो H+ निकले हैं ये हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे। सिमिलरली H2SO4 भी ऐसे ही करेगा, HNO3 भी ऐसे ही करेगा। तो अगर एसिड पानी में डालने पर अपने आयनों में पूरा का पूरा या मोस्टली टूट जा रहा है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे ही हमारे पास होते हैं वीक एसिड। तो क्या हो जाएंगे वीक एसिड? वीक एसिड ऐसे होंगे जिन्हें पानी में डालने पर वो पूरा का पूरा आयनाइज नहीं होंगे, सिर्फ पार्शियली आयनाइज होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एस्टिक एसिड, ये है एस्टिक एसिड। अब एस्टिक एसिड को अगर पानी में डाला तुमने 100 मॉलिक्यूल इसके, तो हो सकता है सिर्फ 50 मॉलिक्यूल ही पानी में डिसोसिएट हो, बाकी 50 डिसोसिएट ही नहीं होंगे। तो क्योंकि ये पानी में डालने पर पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, हम ऐसे एसिड्स को बोलेंगे वीक एसिड। क्यों वीक एसिड बोल रहे हैं? क्योंकि जरा कॉमन सेंस लगाओ, तुमने एसिड में तुमने 100 मॉलिक्यूल HCl के पानी में डाले एक बीकर में, और ऐसे ही 100 मॉलिक्यूल दूसरे बिल्कुल सेम बीकर में और सेम अमाउंट ऑफ पानी में आपने एस्टिक एसिड डाला। इधर HCl डाला, इधर आपने एस्टिक एसिड डाला, दोनों के 100-100 मॉलिक्यूल डाले। अब पर HCl भाई साहब 100 के 100 मॉलिक्यूल पानी में तोड़ दे रहा है, ये सिर्फ 50 तोड़ रहा है। तो अगर ये 100 मॉलिक्यूल पानी में तोड़ेगा तो इसमें H+ आयन ज्यादा बनेंगे, और अगर ये सिर्फ 50 तोड़ेगा तो H+ आयन कम बनेंगे। और क्योंकि इसमें H+ आयन कम बन रहे हैं तो इसे वीक एसिड माना जाएगा, और इसमें H+ आयन ज्यादा बन रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ एसिड लेने पर, तो इसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। यानी इन अदर वर्ड्स स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का लेना देना इस बात से होता है कि सेम अमाउंट डालने पर वाटर में कौन सा एसिड ज्यादा H+ प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कम। जो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा, जो कम प्रोड्यूस करेगा वो वीक एसिड माना जाएगा। फिर ऐसे ही एसिड का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं उसकी बेसिसिटी के अकॉर्डिंग। तो पहले ये समझ लेते हैं कि बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है। दरअसल में हर एसिड के अंदर H+ लूज करने की कैपेबिलिटी होती है। तो एसिड का कोई मॉलिक्यूल अपने अंदर से कितने H+ आयन लूज कर सकता है, उसे ही उसकी बेसिसिटी बोला जाता है। देखो जैसे HCl है, अब HCl को पानी में डालोगे तो एक H+ निकलेगा, यही H+ बाद में हाइड्रोनियम बनेगा, अभी मैं बस बता रहा हूं ये H+ बनेगा। तो यार HCl के अंदर कैपेबिलिटी है एक H+ निकालने की, तो ये जितने H+ निकाल रहा है यही इसकी बेसिसिटी है, और यही बात यहां पर डेफिनेशन में लिखी हुई है।
तो हमें ये अगर समझ में आ गया बेसिसिटी क्या है, हर एसिड मॉलिक्यूल के अंदर कैपेबिलिटी होती है वाटर में डालने पर H+ आयन लूज करने की, तो वो जितने आयन लूज कर सकता है H+ के और हाइड्रोनियम आयन बना सकता है उसे ही उसकी बेसिसिटी बुलाया जाएगा। और बेसिसिटी के अकॉर्डिंग हमारे जो एसिड होते हैं वो 3 कैटेगरी में आते हैं। एक होता है मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड। मोनो का मतलब होता है 1, तो मोनोबेसिक एसिड यानी ऐसे एसिड जिनकी बेसिसिटी 1 है, और बेसिसिटी 1 होने का मतलब है पानी में डालने पर उसका मॉलिक्यूल बस एक H+ आयन लूज करता है। यही बात डेफिनेशन में भी लिखी है कि ऐसे एसिड मॉलिक्यूल जो आयनाइजेशन करने पर सिर्फ एक ही हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं पर मॉलिक्यूल, यानी एसिड का एक मॉलिक्यूल अपने अंदर से एक H+ निकालता है, उसे हम बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। जैसे एग्जांपल के तौर पे HCl, जैसे ही तुमने इसे पानी में डाला तो सिर्फ HCl के अंदर एक ही H+ लूज करके हाइड्रोनियम आयन बनाने की टेंडेंसी है, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1। यानी सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए, एक एसिड के अंदर जितने हाइड्रोजन एटम लूज करने की टेंडेंसी है वही उसकी बेसिसिटी है। तो यहां पर एक हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो इसकी बेसिसिटी 1 है। डाइबेसिक एसिड में क्या हो जाएगा, जब ये पानी में डालोगे तो एसिड का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा या 2 H+ लूज करने की उसकी टेंडेंसी होगी, क्योंकि जब वो 2 H+ लूज करेगा तभी तो 2 हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। तो इसीलिए हम लोग इन्हें बोलेंगे डाइबेसिक एसिड। इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है H2SO4, क्योंकि H2SO4 को जब पानी में डालते हो तो पहली बार वो एक H+ आयन लूज करता है, मतलब और HSO4- बनाता है, और साथ बाद में ये HSO4- भी एक और H+ आयन लूज करके एक और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, तो इसकी बेसिसिटी हो जाती है 2। और ये ऐसे भी देख सकते हो कि इस एसिड के फॉर्मूले में जितने H+ लूज करने की टेंडेंसी है वही उसकी बेसिसिटी है। बार बार आपको हाइड्रोनियम आयन बनाकर या उसकी रिएक्शन लिख के ये चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें 2 H+ आ रहे हैं या 2 H+ लूज करने की टेंडेंसी है तो इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। सिमिलरली ट्राइबेसिक एसिड, नाम से समझ में आ रहा होगा, इसके अंदर 3 H+ लूज करने की टेंडेंसी होगी एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड की, तो यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि अगर एसिड की 3 H+ लूज करने की टेंडेंसी है तो इसे हम लोग ट्राइबेसिक एसिड बोलेंगे। इसका क्लासिकल एग्जांपल है H3PO4। तो H3PO4 की बेसिसिटी है 3, H2SO4 की बेसिसिटी होती है 2, और मोनोबेसिक एसिड HCl हो जाएगा, HBr हो जाएगा, HI हो जाएगा, ये सब हमारे मोनोबेसिक एसिड हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि यार कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर जो हमारे एसिड हैं उन्हें हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन से मतलब क्या है। दरअसल में किसी भी एसिड को आप बड़े आराम से पानी में मिक्स कर सकते हो, कि अगर हमारे पास पानी है तो पानी में आप एसिड डाल सकते हो। तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में अगर आप एसिड ज्यादा डालते हो तो हम बोलते हैं कि वो एसिड का, हम एसिड ज्यादा अगर डाल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं हम एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, और ऐसे सोल्यूशन को बुलाया जाएगा कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का सोल्यूशन। और अगर मान लो पानी ज्यादा है और एसिड बहुत कम है तो हम उसे बोलेंगे डाइल्यूट एसिड का सोल्यूशन या डाइल्यूट सोल्यूशन। यानी यहां पर कॉन्सेंट्रेशन से मतलब यह होता है कि हमने एसिड को कितना ज्यादा पानी में डाला है या कितना कम पानी में डाला है, और अमाउंट ऑफ एसिड जितना ज्यादा होगा पानी में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन के। मैं शॉर्ट फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन को CONC लिख रहा हूं। यानी अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है तो अमाउंट ऑफ एसिड बढ़ाना होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम करना है तो अमाउंट ऑफ एसिड कम करना होगा, सेम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर एसिड हमारे पास 2 टाइप के आएंगे। एक जिन्हें हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमें एसिड कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, जिसके लिए हमें अमाउंट ऑफ एसिड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। और डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो इसलिए लिखा हुआ है कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर है और ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड है उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। और ये तुम किसी भी एसिड का बना सकते हो, तुम वीक एसिड को भी कॉन्सेंट्रेटेड बना सकते हो और स्ट्रॉन्ग एसिड को भी कॉन्सेंट्रेटेड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड ही कॉन्सेंट्रेटेड बन सकते हैं। नहीं भाई, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का लेना देना इस बात से नहीं है कि एसिड वाटर में कितना डिसोसिएट हो रहा है, बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का इस बात से लेना देना है कि वाटर में आपने कितना एसिड डाला है। तो अगर एसिड ज्यादा डालोगे, भले ही वीक डालो, तब भी उसे कॉन्सेंट्रेटेड ही माना जाएगा। ऐसे ही अगर आगे बात करी जाए डाइल्यूट एसिड की, तो डाइल्यूट एसिड में क्या होगा, पानी ज्यादा होगा और एसिड कम होगा। बड़ी सिंपल सी इजी सी डेफिनेशन। मुझे उम्मीद है यहां तक ये बात समझ में आ गई। अब आगे जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये तो बड़े काम की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है
कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एसिड्स का, उसके बिहाफ पर हम एसिड को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बिहाफ पर जो हमारे एसिड होते हैं वो दो मेजर कैटेगरी में आते हैं। या तो वो होंगे हाइड्रो एसिड्स, इनका मतलब होता है कि ये ऐसे एसिड होंगे जिनमें हाइड्रोजन सीधे किसी नॉन मेटालिक एलिमेंट यानी नॉन मेटल के साथ डायरेक्ट जुड़ा होगा, लेकिन ये नॉन मेटल हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल होता है ना। तो ऑक्सीजन के अलावा अगर किसी भी नॉन मेटल से हमारे एसिड का हाइड्रोजन जुड़ा है तो उन सबको हाइड्रा एसिड बुलाया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे HCl में ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये क्लोरीन नॉन मेटल से जुड़ा है। H2S में एसिडिक हाइड्रोजन सल्फर नॉन मेटल से जुड़ा है। HBr में हाइड्रोजन Br नॉन मेटल से जुड़ा है। ऐसे ही HI में हाइड्रोजन नॉन मेटल आयोडीन से जुड़ा है। ये सब हमारे लिए मेरे बच्चे हाइड्रा एसिड्स हैं। और दूसरे जो एसिड होते हैं वो होते हैं ऑक्सो एसिड्स। इनमें एसिड वाला जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। मतलब ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो अगर ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है तो उन्हें हाइड्रा एसिड बुलाया जाता है, और अगर ऑक्सीजन से जुड़ा है तो उन्हें ऑक्सो एसिड बुलाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2SO4, अगर मैं तुम्हें H2SO4 का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा होता है। हट जा भाई, ऐसा होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे HCl में जो हमारा एसिड वाला हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल क्लोरीन से जुड़ा है, बट यहां पर जो हमारा एसिड वाला हाइड्रोजन है इसे हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन भी बुलाते हैं। ये एसिडिक हाइड्रोजन भाई साहब जुड़े हुए हैं दरअसल में ऑक्सीजन से, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है इसीलिए इसको ऑक्सो एसिड बुलाया जा रहा है। बट यहां पर ऑक्सीजन के साथ ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन ही नहीं है, तो हम इन्हें बुलाएंगे हाइड्रा एसिड्स। तो अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन है ही नहीं, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा ही नहीं है, तो हाइड्रा एसिड, और अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो ऑक्सो एसिड। इनके क्लासिकल एग्जांपल हैं H2SO4, HNO3, H2CO3, ये सब। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया ऑक्सो एसिड क्या चीज होते हैं, या ऑक्सी एसिड भी आप इन्हें बुलाते हो, और दूसरा हो गया हाइड्रो एसिड क्या चीज होते हैं। अब बात करते हैं एसिड को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो एसिड की भतेरी मेथड है जिनसे आप उन्हें प्रिपेयर कर सकते हो। भतेरे का मतलब बहुत सारे, ठीक है, कुछ कुछ नए वर्ड्स भाई सिखा के जाएगा आपको। अगर आते हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम सिखा ही रहे। तो एसिड को प्रिपेयर करने का सबसे पहला और सबसे सिंपल मेथड है कि जो तुम एसिड बनाना चाह रहे हो ना उसमें प्रेजेंट एलिमेंट को सीधे कंबाइन करा दो बाय डायरेक्ट सिंथेसिस। तुम्हें HCl बनाना है, सीधे हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन कराओ, HCl बना दो। तुम्हें HI बनाना है तो सीधे हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन कराओ, HI बन जाएगा। तो ये है डायरेक्ट सिंथेसिस कि यार जो तुम्हें एसिड बनाना है उसे तुम डायरेक्ट उनके एलिमेंट से कंबाइन करके बना सकते हो, बट ऐसा हर एसिड के साथ हो जाए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ कुछ ऐसे एसिड ऐसे होंगे जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो उन्हें आप डायरेक्ट आपस में जितने भी एलिमेंट्स उनको जोड़ के नहीं बना सकते। जैसे H2SO4, अब उसमें हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ऐसे लिखा हाइड्रोजन सल्फर 2 ऑक्सीजन ऐसे जोड़ के बना दिया H2SO4, ठीक है। अब ये रिएक्शन दिखने में तो बिल्कुल सही लग रही है कि हाँ 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन जोड़े तो H2SO4 बन जाएगा, लेकिन सीधे इनको कंबाइन करने से H2SO4 बन जाए इस बात के चांस ही बहुत कम है। तो अगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड एसिड्स बनाने हैं जो इतने सिंपल नहीं है, जिनमें बस 2 ही एटम है, तो हमें फिर कोई दूसरे मेथड इस्तेमाल कर रहे होंगे। जैसे कि अगला मेथड है कि अगर हम वाटर की रिएक्शन करा देते हैं किसी एसिडिक ऑक्साइड के साथ, या एसिडिक ऑक्साइड मोस्टली नॉन मेटल के बने होते हैं, तो आप इन्हें नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी बुला सकते हो। तो यहां से ना एक नई चीज और सिखा दी मैंने अभी कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड्स बुलाया जाता है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड से मतलब क्या है कि नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ आपको जोड़ना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सल्फर के साथ आपने ऑक्सीजन जोड़ा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन जैसे ही आप वाटर से करते हो तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो फॉर्मूला बनता है H2SO4। 2 हाइड्रोजन यहां से आ गए, 1 सल्फर यहां से आ गया, और 3 और 1 4 ऑक्सीजन यहां से आकर H2SO4 बना लेगा। ऐसे ही N2O5 में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बोलते हैं इसको, डाई नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है 5 ऑक्साइड है, तो 5 ऑक्सीजन है, तो उसका नाम है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से आपने कराई, तो जैसे ही कराई तो वाटर इसके साथ जुड़कर बना लेगा HNO3 की 2 यूनिट्स। और
ऐसे ऑक्साइड्स जिनमें वाटर डाल के एसिड बन जा रहा है, ऐसे ऑक्साइड्स को एनहाइड्राइड भी बुलाया जाता है। ठीक है, एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, एसिड से वाटर हटाकर जो स्पीशीज बनी है उसे एनहाइड्राइड बोलते हैं कई बार। तो ये एक तरह का एनहाइड्राइड है, हालांकि ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, लेकिन क्योंकि H2SO4 में से, जरा सोचो, H2SO4 में से वाटर अगर निकाल लिया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन अगर निकाल लिया तो SO3 बचेगा ना। तो एसिड में से वाटर रिमूव करने के बाद जो चीज बचती है उसे एसिड का एनहाइड्राइड नाम से बुलाया जा सकता है। आप इसे बुला सकते हो एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। ठीक, ये मतलब लिंग्विस्टिक टर्म है, लैंग्वेज टर्म है केमिस्ट्री का, जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैंने बता दिया। अगर इस्तेमाल होने को आए कभी तो इस्तेमाल कर लेना। बाकी आगे अगर बात करें तो एक और मेथड होता है कि हम नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन करके भी एसिड बना सकते हैं। जैसे HNO3 एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करने का काम करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। तो अगर इसके सल्फर से रिएक्शन करते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है, ऐसे ही फास्फोरस से रिएक्शन कर देते हो तो H3PO4 मिल जाता है। बाकी साथ में जो प्रोडक्ट हैं वो सेम ही है बचे हुए, वाटर NO2 रिएक्शन बस बैलेंस करना है। तो रिएक्शन आपको ना बहुत हेविली रटने की जरूरत नहीं है, मगअप करने की जरूरत नहीं है, पैटर्न ध्यान रखो कि HNO3 एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फर से रिएक्शन करोगे तो H2SO4 बना देगा, फास्फोरस से रिएक्शन करोगे तो H3PO4 बना देगा, क्योंकि ये इनको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इनके अंदर ऑक्सीजन लगा रहा है, और सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, हाइड्रोजन भी लगाकर इसे एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है। और बाकी जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो वाटर और NO2 ही है। और अगर ये प्रोडक्ट बन गए तो आप बस इसको बैलेंस कर लेना। NO2 ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है जो यहाँ पे लिबरेट होगी, तो एक बहुत अच्छा सा इंडिकेशन भी है कि रेडिश ब्राउन कलर की गैस लिबरेट होगी NO2। तो इस तरह से हम नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करके भी एसिड बना सकते हैं। बाकी एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें तो एसिड की कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, दे आर सार इन टेस्ट। सिट्रस फ्रूट्स खाने में खट्टे होते हैं एसिड की वजह से, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ एसिड सॉलिड भी होते हैं, कुछ लिक्विड हैं रूम टेम्परेचर पे। ऑल स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड हैव कोरोसिव एक्शन। जितने भी मिनरल एसिड थे HCl, HNO3, H2SO4 सबका कोरोसिव एक्शन है। मेटल के ऊपर डालोगे मेटल को खराब करने लग जाते हैं, स्किन को भी डैमेज कर सकते हैं और बहुत पेनफुल बर्न क्रिएट करते हैं। और साथ ही इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वाटर में डालने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, और क्योंकि इनका एक्वा सोल्यूशन आयनों से भरा होता है इसलिए बड़े आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। इसलिए बोला जाता है कि जो एसिड है वो एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी कॉमन सी प्रॉपर्टीज हैं एसिड की, जो मुझे उम्मीद है आप बड़े आराम से याद रख पाओगे, बहुत ही सिंपल सी है। फिर ऐसे ही आगे बात करते हैं कि एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। हमने एसिड को प्रिपेयर तो कर लिया, अब एसिड रिएक्शन कैसे करता है, एसिड की क्या प्रॉपर्टीज आती हैं, इनके बारे में फटाफट हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज, अगर उनके बारे में बात करें, सबसे पहला, अगर हम एसिड की रिएक्शन एक एक्टिव मेटल से कराते हैं, तो जैसे ही आप रिएक्शन कराते हो एसिड की एक्टिव मेटल से तो प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैग्नीशियम एक एक्टिव मेटल है, इसकी आपने HCl से एसिड रिएक्शन कराई तो सॉल्ट बनेगा मैग्नीशियम और क्लोराइड का। और ये सॉल्ट कैसे बनाओगे, क्योंकि मैग्नीशियम और क्लोरीन को आपको जोड़ना है, तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला हो गया Mg2+ और क्लोराइड का Cl1-, ये नंबर इधर, ये नंबर इधर, फॉर्मूला आ गया MgCl2। तो प्रोडक्ट बन जाएगा MgCl2। और एसिड का जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो वो मेटल के इलेक्ट्रॉन को लेकर H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी भी मेटल की बड़ी सिंपल सी रिएक्शन होती है एसिड के साथ कि वो सॉल्ट और वाटर बना देगा। और ये बात सिर्फ मैग्नीशियम नहीं, ये बात सोडियम भी फॉलो करेगा कि अगर आपने सोडियम की रिएक्शन H2SO4 से कराई तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी और ये जो सोडियम है ये सल्फेट के साथ सॉल्ट बनाएगा। अब सॉल्ट का फॉर्मूला अक्सर मैंने बच्चों को गलती करते देखा है कि उन्हें Na दिख रहा है, SO4 दिख रहा है, तो वो सीधे ऐसे लिख देते हैं फॉर्मूला, जो कि गलत है। NaSO, अगर आपको सोडियम और सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है तो थोड़ा सा या तो आपको याद हो कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, या फिर आप ऐसे बनाओ कि सोडियम का जो आयन होता है उसका फॉर्मूला होता है Na+1 और सल्फेट का होता है SO4 2-। कि आपको सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखना है, सोडियम का चार्ज होता है 1+, सल्फेट का 2-, तो ये चार्जेस आप एक्सचेंज कर दो, फॉर्मूला आ जाएगा Na2SO4 होल 1। ये होल 1 लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं होती है, तो फॉर्मूला आ गया Na2SO4। तो ये चीज कोई भी मेटल कर सकता है। और ये जो हाइड्रोजन गैस बर्न हुई है, या सॉरी हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हुई है, इसे टेस्ट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। जैसे ही किसी टेस्ट ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस अगर निकल रही है तो उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ पर अगर आप जलती हुई माचिस लेके जाओगे,
अचानक से हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बस्ट कर जाएगी। मतलब हाइड्रोजन गैस ना बहुत फ्लेमेबल होती है, तो अचानक से वो फट जाती है, तो बहुत तेज सा पॉप साउंड आता है। ठीक है, आगे बात करें और क्या रिएक्शन होती है। सबसे यार बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन किसी भी एसिड की या किसी भी बेस की, कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये चीज केमिस्ट्री में बच्चों को वैसे ही याद होती है जैसे बायो में बच्चों को याद होता है माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ सेल। मरते दम तक, डेथ बेड तक ये सारा इंफॉर्मेशन साइंस पढ़ने वाले बच्चों को याद रहती है, माइक्रोकॉन्ड्रियाज आर पावर हाउस ऑफ सेल। ये चीज बायो की इंफॉर्मेशन। ऐसे ही केमिस्ट्री में ये वाली इंफॉर्मेशन याद रह जाती है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो यही होता है, एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। तो जैसे हमने बेस लिया NaOH, एसिड लिया H2SO4, तो सॉल्ट और वाटर बनाना है। अच्छा एक बार भाई क्या बात है, टाइपिंग में ऐसी जबर मिस्टेक। एक मिनट यार, थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा। ठीक है, NaOH की रिएक्शन जब हम H2SO4 से कराते हैं तो सॉल्ट जो बनेगा उसे बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। उस सॉल्ट में मेटल हमेशा या कैटायन हमेशा बेस से आता है और एनायन हमेशा एसिड से आता है। ये वाली बात याद रखना। तो हमें इस सोडियम और SO4 को कंबाइन करके सॉल्ट बनाना है। तो सोडियम और सल्फेट को कंबाइन करके जो सॉल्ट बनेगा वो Na2SO4 बनेगा, साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है तो इसे बैलेंस कर लेना। तो याद रखना, किसी भी एसिड की बेस से रिएक्शन करोगे तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। इसे न्यूट्रलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एसिड बेस के इफेक्ट को खत्म कर देता है और बेस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है। और यही टेक्निक हम रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी रियल एप्लीकेशन में। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको वही लाल चींटी, रेड आंट अगर स्टिंग कर दे तो वो बेसिकली में आपकी बॉडी में ना एसिड इंजेक्ट करेगी, और जो आपको पेन हो रहा है, जो इरिटेशन हो रहा है, वो एसिड की वजह से हो रहा है। तो अगर उस एसिड को खत्म करना चाहते हो तो उसके ऊपर आप बेस लगा लो। ठीक है, अब जैसे बेबी को बेस पसंद है, ऐसे ही एसिड को ना बेस ना पसंद है। जैसे ही आप एसिड में बेस डालोगे, बेस का एसिड का सारा इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब बेस मिलेगा कहां से? साबुन। सोप का सोल्यूशन बेसिक होता है, आराम से बेस उसे रब कर लो। इनो बेसिक होता है, अगर वो अवेलेबल है उससे आप उसको सही कर सकते हो। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब बेस होते हैं, उनको पानी में डालो, अपने घाव पे लगा लो, बस काफी जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। और बेस अगर नहीं डाला तो जब तक आपकी बॉडी ऐसे प्रोटीन से उस एसिड को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी जो कि बेसिक है, तब तक आपको पेन होता ही रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है रिलीफ पाने का। और चलो अभी एक और बेटर एप्लीकेशन तो मैं बता देता हूं। ये शायद उन बच्चों को काफी काम आ जाए जो हाइकिंग वाइकिंग पे अक्सर जाते रहते हैं और खासतौर पे उत्तराखंड की तरफ जाते हैं। तो उत्तराखंड, अब हिमाचल में मैंने सुना नहीं है तो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है हिमाचल में अवेलेबल है या नहीं, बट उत्तराखंड में एक पहाड़ों पे अक्सर एक घास नहीं, एक्चुअली वो प्लांट है लेकिन उसको बुलाते हैं वो लोग कॉमन लैंग्वेज में बिच्छू घास। ठीक है, तो एक बिच्छू घास करके हमें प्लांट मिलता है। एक्चुअल में वो उसका जो शायद इंग्लिश में नाम है वो नेटल प्लांट है। तो ये जो बिच्छू घास होती है उसे बिच्छू घास इसलिए बुलाते हैं ना क्योंकि उसमें ना बहुत पतले 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 कांटे निकले होते हैं। और जैसे ही आप इन बिच्छू घास के प्लांट को टच करते हो तो वो जो कांटे होते हैं उनके अंदर भरा होता है बहुत सारा फॉर्मिक एसिड। तो ये प्लांट का ना दरअसल में खुद को बचाने का तरीका होता है कि जैसे आप उसे टच करते हो, उसे जैसे डेंजर महसूस होता है, वो सारा का सारा फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है उन कांटों के थ्रू। तो बहुत इरिटेशन होता है। तो मान लो आप बढ़िया उत्तराखंड में कहीं पे घूमने गए, पहाड़ों के मजे ले रहे हो, आपने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही किसी प्लांट पर बिच्छू घास पे आपका हाथ लग गया, तो जरा समझना, बिच्छू घास ने काटा नहीं है आपको क्योंकि उसका नाम बिच्छू है, उसने आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है बहुत सारा फॉर्मिक एसिड, जिससे आपको बहुत इरिटेशन होगा, बहुत पेन होगा। और ये पेन काफी लंबे टाइम तक परसिस्ट कर सकता है अगर आप उसे तुरंत खत्म ना करो। तुरंत खत्म करने का सबसे निंजा टेक्निक क्या करो? निंजा टेक्निक ये है कि मेरे भाई आप उस पर बेस लगाओ। साबुन लेके गए हो भाई, हैंड वॉश वगैरह आप साथ ही में कैरी करते होगे, उससे आपने धो लिया, ठीक है, या इनो वगैरह लेके गए, इनो का सोल्यूशन बना के धीरे 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 उसके ऊपर पोर करते रहे। सबसे बड़ा तो तरीका है साबुन से उसे आप क्लीन करते रहो तो कम दर्द होगा। बशर्ते अगर कांटे फंस गए हैं तो आप कांटे निकाल लो। हालांकि कांटे फंसते नहीं, मैंने फंसते नहीं देखे, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि मेरे साथ मैथ वाले सर पुनीत सर गए हुए थे, अब उनके हाथ में फंस गए थे तो भाई साहब उनको बड़ा दर्द हो रहा था। और मान लो अगर उस टाइम पर आपके पास साबुन या कुछ भी नहीं प्रेजेंट है तो अक्सर बिच्छू घास के पीछे एक प्लांट होता है, उसे बोलते हैं डॉग प्लांट, उसकी इमेज आप देख लेना। तो
तो वो अगर पहचान लो कि ये डॉग प्लांट है, तो डॉग प्लांट की जो डॉग DOCK डॉग प्लांट की जो लीव्स होती है ना, वो बेसिक होती हैं, तो आप उन्हें रब कर लेना, ठीक है, उससे भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। सबसे बेस्ट तो यार वही है कि आप कोई अच्छा सा बेस लेके जाओ, तो उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। बाकी नहीं है तो डॉग प्लांट भी काफी हद तक रिलीफ आपको दे देगा, एटलीस्ट जल्दी दे देगा, ठीक है। तो ये होती है चीजें पता होने का फायदा। अब आगे बात कर लेते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। अब ये सब रिएक्शन होती क्या है, बच्चे मतलब पेज पे ले लेके रट्टा मारते हैं। अरे नहीं भाई, ये जनरल आइडिया है, इस जनरल आइडिया से तुम कोई भी रिएक्शन बना सकते हो। बस जनरल आइडिया याद रखो। जनरल आइडिया क्या है कि आप किसी भी एसिड की कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करोगे तो तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सॉल्ट वैसे ही बनेगा, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से कैटायन आएगा, जैसे यहां बेस से कैटायन आया था, और एसिड से एनायन आएगा, क्योंकि एसिड का काम एनायन प्रोड्यूस करना है। तो सॉल्ट में कैटायन और एनायन जोड़ के सॉल्ट बना देना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के अंदर से, और साथ में वाटर बनेगा। अब बहुत सारी मेरी जनता ऐसे हो सकती है जिसको यही ना पता बाइकार्बोनेट क्या है, तो उसका फॉर्मूला होता है HCO3-। कार्बोनेट क्या होता है, ये एक एनायन है, इसका फॉर्मूला होता है CO3-2-। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया। अब कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर आपने किसी एसिड से कराई, तो कार्बोनेट आपको दे देगा मेरे बच्चे मेटल, एसिड आपको दे देगा नॉन मेटल। अब इस मेटल और नॉन मेटल को जोड़कर आपको बनाना है सॉल्ट। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहाँ Ca देखते हैं, यहाँ Cl देखते हैं, और यहाँ CaCl लिख देते हैं, बट फॉर्मूला देखो CaCl2 आ रहा है। क्यों आ रहा है CaCl2, ये बात ध्यान रखना कि आपको कैल्शियम और क्लोराइड को जोड़ के सॉल्ट बनाना है, तो इनके आयंस के नंबर एक्सचेंज करने पड़ेंगे। तो Cl के नीचे 2 आएगा, कैल्शियम के नीचे 1 आएगा, तो सॉल्ट बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। साथ में कार्बोनेट में ये जो कार्बन है ये CO2 के फॉर्म में बाहर आता है, और ये जो हमारे पास एसिड में हाइड्रोजन है ये कार्बोनेट के ही ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वाटर भी बनाता है। अब यहां पर एसिड तुम H2SO4 लोगे तो भी वही रिएक्शन होगी, बस यहां पर कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। अगर यहां पे मान लो कैल्शियम कार्बन की बजाय सोडियम कार्बोनेट लिया तो यहां सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो रिएक्शन तुम्हें 50 नहीं रटनी, एक रिएक्शन सब पर भारी, और वो है ये कि चाहे कोई भी मेटल का कार्बोनेट लो, चाहे कोई भी बाइकार्बोनेट लो, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करी तो सॉल्ट बनाना है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन खत्म। और ऊपर से मैंने एक चीज और बता दी सॉल्ट बनाने का तरीका। अब ये भी याद ना रख पाओ तो भैया फिर काहे पढ़ाई कर रहे हो, बंद करो बोरिया बिस्तरा, उठाओ आईफोन या कोई बढ़िया सा फोन, और हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए करते हैं अनबॉक्सिंग, या आइए चलते हैं यहाँ, आइए चलते हैं वहां, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, एक ऑप्शन अवेलेबल, आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, ठीक है। मैं भी तो वही कर रहा हूँ एक तरह से, बस मैं पढ़ाने का कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की आपने रिएक्शन कर ली तो ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। याद रखना सॉल्ट में जो कार्बोनेट आपने लिया है या जो बाइकार्बोनेट लिया उसका मेटल आएगा, और एसिड का हाइड्रोजन के अलावा वाला एनायन, ये दोनों अपने नंबर्स या वैलेंसी इंटरचेंज करके सॉल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को अगर टेस्ट करना है तो इसका एक बड़ा निंजा टेस्ट होता है कि ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है जहां तक 9th क्लास में आपने सब टेस्ट पढ़े भी हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का टेस्ट क्या था, पॉप साउंड से बर्न करता था। कहां गए आगे, अरे भाई थोड़ा सा ये हटा देता हूं वरना अगली लास्ट रिएक्शन कैसे दिखेगी। बाकी सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कैसे करते हो, सेम रिएक्शन, बस यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, HSO3-1। तो इनके अगर रिएक्शन करोगे तो मेरे बच्चे बस सारा वही प्रोडक्ट में सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, सल्फर होने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सेम रिएक्शन। सॉल्ट में भी मेटल सल्फाइड या बाइसल्फाइड से लोगे, नॉन मेटल एसिड से लोगे। तो यहां से ये भी बात याद रखो, सॉल्ट में ना मेटल वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, वो कैटायन है, और नॉन मेटल वाला जो पार्ट होता है ये एनायन होता है। तो ये रिएक्शन थी कुछ एसिड की। ऐसे ही एसिड की और प्रॉपर्टीज कि एसिड ना सल्फाइड से कैसे रिएक्शन करते हैं, या सॉरी एसिड सल्फाइड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। कोई भी मेटल का सल्फाइड लोगे, एसिड से रिएक्शन करोगे, सॉल्ट बनेगा, H2S गैस बनेगी। क्लोराइड्स के साथ HCl गैस बनती है। अगर टेम्परेचर 200 डिग्री से कम है तो सोडियम बाइसल्फाइड देखने को मिलता है, और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और आपको Na2SO4 देखने को मिलता है। ये सोडियम बाइसल्फेट है और ये सोडियम सल्फेट है। तो बस अलग अलग टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन बस एज इट इज याद रखना, आपको यहां पर 50 रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, इसी के इर्द गिर्द सवाल आएगा। बाकी नाइट्रेट के साथ अगर आप रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रिक एसिड मिलता है। तो लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करी तो नाइट्रिक एसिड मिला, ठीक है। और इन सारी रिएक्शंस में मैं आपको एक बात बता दूं, दरअसल में ये ना स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये उसके कंपैरिजन में थोड़े से वीक एसिड है।
तो कभी भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की किसी ऐसे सॉल्ट से रिएक्शन करो जिसमें वीक एसिड वाला कंपोनेंट प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे HCl में से Cl प्रेजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा उस वीक एसिड को बाहर निकाल देता है सॉल्ट में से, तो NaCl में से HCl बाहर आ जाएगा। ऐसे ही लेड नाइट्रेट में नाइट्रिक एसिड था, नाइट्रिक एसिड से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, तो उसकी ही रिएक्शन कराई तो नाइट्रिक एसिड पूरा उड़ेल के बाहर आ गया। तो ये रिएक्शन क्यों हो रही है उसका भी मैंने आपको आइडिया बता दिया है। स्ट्रॉन्ग एसिड की किसी भी ऐसे सॉल्ट से रिएक्शन करोगे जिसमें वीक एसिड वाला एनायन है, तो पूरा का पूरा वीक एसिड बोरिया बिस्तरा समेत बाहर आ जाएगा, और जो मेटल है सॉल्ट का वो हमारे जो एसिड था उसके एनायन से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा। बाकी एसिड के यूज कहां होते हैं? बोरिक एसिड जैसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में, आई वॉश में काम आता है। सिट्रिक एसिड फूड को प्रिजर्व करने के काम आता है, और साथ ही साथ हमारे पास जो ऑक्जेलिक एसिड होता है ये टमाटो के अंदर प्रेजेंट होता है, इंक के स्टेन हटाने के काम आता है। कार्बोनिक एसिड फ्लेवर ड्रिंक्स में हम डालते हैं, H2CO3 जो था वो कार्बोनिक एसिड ही था, वो फ्लेवर ड्रिंक्स में डालते हैं सोडा में फिज वगैरह क्रिएट करने के लिए। अब आती है बात बेसिस की, तो बेसिस क्या चीज होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो बेसिस दरअसल में किसी भी तरह का मेटल ऑक्साइड हो सकते हैं, या मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड हो सकते हैं, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, और जब ये पानी में आप इसे डालते हो तो ये हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करके दरअसल में वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। ये बात हमने भी पढ़ी थी। अब कुछ खास तरह के बेसिस को हम एल्कली बुलाते हैं। कौन से खास तरह के बेस एल्कली होते हैं? ऐसे बेस जो वाटर में डालने पर डिसॉल्व हो जाते हैं, इन्हें एल्कली बुलाया जाता है, और अक्सर इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे कि NaOH पानी में आपने डाला तो ये ना बड़े आराम से डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होने के बाद OH- फ्लरिश करता है। हर एसिड क्या करता है? पानी में H+ आयन प्रोड्यूस करता है, ऐसे ही हर एल्कली पानी में डिसॉल्व होती है और OH- फ्लरिश करती है। तो एक्चुअल में बेस दो टाइप के हो गए, ठीक है, मतलब ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, और ऐसे भी बेस जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। पानी में डिसॉल्व होकर OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन निकालने वाले बेसिस को एल्कली बुलाया जाता है, जैसे कि NaOH। और याद रखना ऑल एल्कलीज आर बेस। क्यों? क्योंकि हर बेस जो पानी में डिसॉल्व होगा उसे आप एल्कली बोलोगे, बट हर बेस पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए नॉट ऑल बेसेस आर एल्कलीज। क्योंकि हर बेस पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता तो हर बेस को एल्कली नहीं बुला सकते, बट हर एल्कली, क्योंकि वो ऐसा बेस है जो पानी में डिसॉल्व हो रहा है, तो इसलिए और एल्कलीज आर बेसिस। बाकी बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड मोस्टली मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जिनमें दरअसल में ऑक्साइड आयन होता है O2-। एक मिनट, ये 2 थोड़ा सा गलत लिख गया है, नहीं सही लिखा था यार, O, अच्छा नहीं गलत ही लिख गया था। ये जो नंबर है 2 का, ये न्यूमरेटर में आना चाहिए, इसे बोलते हैं ऑक्साइड आयन। तो अगर मेटल के साथ ऑक्साइड आयन जुड़ा है, जैसे कि सोडियम के साथ ऑक्साइड आयन जुड़ा है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्साइड आयन जुड़ा है, मुझे फॉर्मूले याद है तो मैं बिना क्रिस क्रॉस मेथड के निकाल रहा हूं, आपको याद ना हो तो आप क्रिस क्रॉस मेथड से ही सही फॉर्मूले बताना। तो मेटल के साथ ऑक्साइड है, सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, तो ये सारे ऑक्साइड्स ना बेसिक होते हैं नेचर में। मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और ये इसलिए भी बेसिक होते हैं क्योंकि पानी में डालोगे ना तो ये OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। फिर ऐसे अगर बात करी जाए बेस के क्लासिफिकेशन की, तो भाई स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, तो बेस को पानी में डालने पर ये अपने अणु में टूटते हैं। कुछ ऐसे बेस होंगे जो ज्यादा अपने अणु में टूटेंगे, कुछ ऐसे बेस होंगे जो कम टूटेंगे। जो ज्यादा टूटेंगे उन्हें स्ट्रॉन्ग बेस बुलाया जाएगा, यानी इनका आयनेशन कंप्लीट होता है, जैसे कि NaOH। कुछ ऐसे बेस होंगे जो वाटर में डालने पर अपने अणु में पूरा नहीं टूटेंगे, पार्शियल आयनेशन करेंगे, इन्हें वीक बेस बुलाया जाएगा। आपके सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट वीक बेस NH4OH ही है, जितने सवाल आएंगे वो इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। ऐसे ही जैसे हम लोगों ने एसिड की बेसिसिटी डिफाइन करी थी, बेसिस की एसिडिटी होती है। तो बेसिस की एसिडिटी क्या होती है? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन जो बेस के एक यूनिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या बेस की एक यूनिट वाटर में कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर सकती है, उससे हम बुलाते हैं उस बेस की एसिडिटी। और एसिडिटी के बेसिस पर बेस हमारे 3 टाइप के हो जाएंगे, मोनोबेसिक, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक, एसिडिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और गलती से यहां पर बेसिसिटी ऑफ एसिड ही कॉपी हो गया है, यहां पर एसिडिटी ऑफ बेस होना चाहिए था। तो ये डेफिनेशन यार मत नोट करना, क्योंकि गलती से वो डेफिनेशन रिपीट हो गई एसिड वाली। तो मोनोबेसिक एसिड क्या हो जाएंगे? मोनोबेसिक एसिड वही होंगे जो दरअसल में एक बेस का फॉर्मूला यूनिट एक हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करे, जैसे NaOH, तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? 1, मोनो एसिडिक बेस। ऐसे ही डाई एसिडिक बेस क्या होंगे? ये ऐसे बेस होंगे जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर 2 OH- आयन निकलेंगे।
तो अगर बेस की एक यूनिट 2 OH आयन कंटेन करती है या फिर वाटर में 2 OH आयन निकालती है तो ऐसे बेस को बुलाया जाएगा डाई एसिडिक बेस और इनकी एसिडिटी हो जाएगी 2। ऐसे ही ट्राई एसिडिक बेस क्या हो जाएंगे? ऐसे बेस जो वाटर में डालने पर उनका एक यूनिट 3 हाइड्रोक्सिल आयन या 3 हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उन्हें ट्राई एसिडिक बेस बुलाया जाएगा, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसके फॉर्मूले में 3 OH है, वाटर में डालोगे तीनों OH बाहर निकल आएंगे, इसकी एसिडिटी हो जाएगी 3। बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग बेस को कैसे आप क्लासिफाई करोगे। कहानी वही है कि अगर आपने बेस पानी में ज्यादा डिसॉल्व करके एक्वा सॉल्यूशन बनाया है तो उसे बोला जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड बेस, और क्योंकि ऐसे बेस पानी में डिसॉल्व हो गए हैं तो इन्हें बुलाया जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। तो कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली में क्या होगा? बेस पानी में ज्यादा डिसॉल्व होगा, पानी कम बेस ज्यादा। डाइल्यूट एल्कली में क्या होगा? पानी का अमाउंट ज्यादा होगा और बेस रिलेटिवली कम होगा। तो मुझे उम्मीद है दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए कि दोनों वर्ड क्या है। बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही अब बात करा जाए बेस को प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो आपको पता है कि यार बेस एक्चुअल में हम 2 चीजों को मानते हैं, एक जो कि मेटल के ऑक्साइड है, दूसरे जो मेटल के हाइड्रोक्साइड है। यानी मेटल में अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो भी और मेटल में OH आयन जुड़ा है तो भी हम इन्हें बेस ही मानेंगे। तो एक तो तरीका है मेटल से बनाओ, मेटल की सीधे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल का ऑक्साइड बना दो, रिएक्शन अनबैलेंस है, बैलेंस कर लेना। ऐसे सोडियम की रिएक्शन आपने कराई ऑक्सीजन से, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो अगर मेटल ऑक्साइड बना रहे हो तो ये मेटल ऑक्साइड बेसिक ही होते हैं। क्यों होते हैं बेसिक? क्योंकि ये जो मेटल ऑक्साइड है, जैसे ही तुम इसे पानी में डालते हो ये वाटर में रिएक्शन करते हैं और खुद हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि यहां पर पानी प्रेजेंट है, तो ये तुरंत इमीडिएटली अपने आयनों में टूट जाते हैं। और क्योंकि ये अपने आयनों में टूटकर हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या माना जाएगा? बेस। ये मत सोचना यहां 2 स्टेप हुए। अरे एक्चुअल में बस आपने क्या करा? पानी लिया और पानी में बस आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल दिया, बाकी सारा काम पानी ही कर लेगा। कि पहली बार पानी में जब ये ऐड करोगे तो ये अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये हाइड्रोक्साइड पानी में ही टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो जाएंगे। और कोई भी कंपाउंड अगर पानी में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहा है तो उसे बेस माना जाता है। इसीलिए मेटल के ऑक्साइड्स को बेस माना जाता है। तो मैंने ये कहानी भी बता दी मेटल के ऑक्साइड्स को बेस क्यों माना जाता है, ये आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। मेटल ऑक्साइड बेस क्यों है? क्योंकि वाटर में डालने पर वो OH- आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी वाटर या फिर स्टीम से रिएक्शन करके आप उनका हाइड्रोक्साइड बना सकते हो। जैसे सोडियम की रिएक्शन वाटर से करके NaOH बना सकते हो। ऐसे ही मैग्नीशियम की भी रिएक्शन वाटर से करके MgOH2 बना सकते हो। तो बहुत सारे मेटल दरअसल में वाटर या स्टीम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को बेस बुलाया जाता है। और जैसे ही वाटर में अगर ये डिसॉल्व हो गए तो ये ऐसे बेस हो जाएंगे जिन्हें आप एल्कली बुला सकते हो। तीसरा एक तरीका होता है कि मेटल का जो ऑक्साइड है उसी को वाटर के साथ डाल दो। तो अभी भी मैंने बताया मेटल का ऑक्साइड वाटर में डालते हो तो पहले वो अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डाला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने फॉर्मूला कैसे लिखा है तो आप समझ ही गए होंगे। आपको सोडियम को जोड़ना है हाइड्रोक्साइड के साथ, ये नंबर आपने इंटरचेंज कर दिए। ऐसे मान लो अगर मैग्नीशियम के साथ करा होता तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता, एल्युमिनियम के साथ करा होता तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता। तो याद रखना मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं क्योंकि वाटर में डालने पर वो अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी आप, ठीक है, आप इसे डबल वो कर सकते हो। ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वगैरह करके भी आप ये प्रोसेस कर सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, अगर आपने डबल डिकम्पोजिशन करा तो जैसे FeCl3 की रिएक्शन आपने NaOH से करी तो या ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और आयरन OH के साथ जुड़ जाएगा और क्लोरीन Na के साथ। अब यहीं पर बच्चे गड़बड़ क्या कर सकते हैं, दरअसल वो गड़बड़ क्या करते हैं कि Na को Cl के साथ जोड़ना है बट वो यहां देखते हैं 3 Cl है तो वो क्या करते हैं फॉर्मूला कई बार लिख देते हैं NaCl3। ऐसी महान हरकत मत करना। आपको पता है कि अगर Na को Cl के साथ जोड़ना है तो आप रफली या तो फॉर्मूला याद रखो कि NaCl होता है, या फिर आप हमेशा हैबिट डाल लो कि आपको ना ये नंबर एक्सचेंज करके फॉर्मूला लिखना है कभी भी सॉल्ट अगर बनाना है। ऐसे ही आयरन जब OH के साथ जुड़ेगा तो फॉर्मूला या तो आपको याद हो
या फिर आपको ये याद हो कि आयरन के ऊपर चार्ज होता है 3+ और OH के ऊपर 1-, तो ये नंबर जब एक्सचेंज होंगे तो फॉर्मूला बनता है FeOH होल थ्राइस। और ये जो डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, बड़े नाराज है कैमरा भाई साहब, बड़ा नाराज है, बहुत बंद हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल में लाइट का थोड़ा सा इशू है और कैमरे में भी इशू है। तो मैं फिर से एक बात रिपीट कर देता हूं कि ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ये सिर्फ तभी होती है जब आप दो सॉल्ट्स की या दो इलेक्ट्रोलाइट्स की आपस में रिएक्शन कराते हो। तो FeCl3 भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, NaOH भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, इन्हें पानी में डिसॉल्व करके रिएक्शन कराई जाती है, यानी ये अपने एक्वस फॉर्म में होते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात याद रखना, जब ये रिएक्शन आप कराते हो तो जो प्रोडक्ट बनेंगे आयन एक्सचेंज करने से, Fe को मिल जाएगा NaOH का OH और Na को मिल जाएगा FeCl3 का Cl। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ? क्योंकि दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, आयरन ने Na को हटाया और Na ने आयरन को हटाया। तो इनमें से जब हटाने के बाद जो कोई कंपाउंड बनेगा, ये पक्का एक कंपाउंड ऐसा होगा जो कि अपना प्रेसिपिटेट बनाएगा। अगर प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। जैसे इस केस में ये प्रेसिपिटेट होता है FeOH होल थ्राइस, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। और अगर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो भले चाहे इसमें OH है, तो ये बेस तो है लेकिन ये एल्कली नहीं है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। मतलब ये बहुत वीक बेस होता है एक्चुअल में, वाटर में इसका अमाउंट बहुत कम डिसॉल्व होता है। ठीक है, फिर ऐसे ही आप ऑक्सीजन की मेटल सल्फाइड के ऊपर रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना सकते हो। एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जैसे कि मेटल का सल्फाइड लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो ऑक्सीजन सल्फर को रिप्लेस कर देता है, जिंक ऑक्साइड बन गया, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो ये एक रिएक्शन होती है। बाकी कई सारे ऐसे मेटल के कार्बोनेट होते हैं जिन्हें सीधे हीट करने पर वो अपना ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सीधे हीट करने पर वो अपने ऑक्साइड बना लेते हैं। और मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये भी एक तरीका होता है कि आप सीधे सॉल्ट को डिकम्पोज कर दो। अब अपने सिलेबस में आपको मोस्टली बस ये याद रखना है, इसके इधर उधर कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी जाए तो दे आर बिटर इन टेस्ट। अगर नहाते हुए कभी साबुन का पानी मुंह में चला गया है तो बड़ा अजीब सा टेस्ट आता है। और मैंने अभी बताया था साबुन का पानी बेसिक होता है, तो जैसा उसका टेस्ट होता है उसे बिटर बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और इसका जो टच होता है वो सोपी होता है। अरे यार क्यों नहीं होगा सोपी, जब मैं बता रहा हूं सोप खुद ही बेसिक है तो उसका बेस का टच भी सोपी आएगा ना। दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी पानी में डालने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं और इनके सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी बड़े आराम से कंडक्ट कर सकते हैं। और ये थोड़े से कम कोरोसिव होते हैं, मेटल को भी खराब नहीं करते। अगर बेस आपकी बॉडी पर गिर गया है और बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो आपको इतना हार्म नहीं होता जितना एसिड करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लगे आप बेस को डालने। ठीक है, मतलब आपको हमेशा हर मतलब जो ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे आप अनजान हो, आपको उनका प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं पता, आप उनसे दूर ही रहें। ठीक है, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो या कुछ और हो। बाकी आगे बात करते हैं बेस की और प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अब इनकी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो बेस की एक बड़ी कॉमन रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जैसे ही आप एल्कली की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हो, ये अपने कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी आपको याद होगा यार, ये कार्बोनेट की रिएक्शन अगर आप एसिड से करते हो तो क्या होता है, तो सॉल्ट बनेगा। देखो रिएक्शन पढ़ाने के साथ साथ रिवाइज भी करा दे रहा हूं, अभी पढ़ाई है। किसी भी कार्बन की रिएक्शन अगर एसिड से करोगे, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। और इस सॉल्ट का फॉर्मूला अगर लिखना है तो आप एसिड से ले लो एनायन और सोडियम कार्बोनेट से ले लो उसका कैटायन। तो सोडियम और क्लोरीन के फॉर्मूले से के मिलने से बन जाएगा NaCl। पढ़ते पढ़ते रिवीजन भी, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, थारा भाई जोगिंदर टाइप सब अपन करते हुए चलेंगे साथ ही साथ। आगे एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे यार, कोई भी बेस एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन ही रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। सॉल्ट में जो कैटायन है वो बेस से आएगा, सॉल्ट में जो एनायन है वो एसिड से आएगा। बाकी एसिड का हाइड्रोजन और बेस का OH आपस में जुड़ के वाटर बना लेगा। रिएक्शन बैलेंस कर लेना, बैलेंस नहीं है अभी। आगे रिएक्शन विथ मेटालिक सॉल्ट्स। तो अगर आप बेस की रिएक्शन मेटालिक सॉल्ट से करते हो तो कई बार डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो जाती है। तो हुआ क्या, कॉपर ने OH के साथ जुड़कर अमोनियम आयन को डिस्प्लेस कर दिया और अमोनियम आयन ने सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये बना अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला ऐसे क्यों आया, क्योंकि दरअसल में अमोनियम आयन पे चार्ज होता है +1 और सल्फेट पे है 2-, तो ये नंबर इधर जाएगा, ये नंबर इधर,
तो अमोनियम आयन आपको 2 बार लेना है और सल्फेट 1 बार। जरूरी नहीं है सल्फेट में ब्रैकेट लगाओ, बस ऐसे खूबसूरती के लिए लगा दिया गया है। बाकी कॉपर जब OH के साथ जुड़ेगा तो भले ही यहां एक OH है पर फॉर्मूले में 2 आएंगे, क्योंकि कॉपर का चार्ज है 2+, OH का 1-। तो जब नंबर इंटरचेंज करोगे तो कॉपर के नीचे 1 आएगा और OH के नीचे 2 आएगा। इस बात का जरूर याद रखें। और ये भी एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। तो मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करोगे तो इस तरह से रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। बाकी बेस के यूज क्या होते हैं, तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोप को बनाने के काम आता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स बनाने के काम आता है। मैग्नीशिया, जिसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हो, ये दरअसल में एक तो एंटी एसिड की तरह काम करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बुलाया जाता है। याद रखना, इसका नाम याद रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है MgOH2। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बुलाया जाता है। बाकी मैग्नीशिया दरअसल में यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक तरह से ब्रिक्स बनाने के काम भी आता है, वो भी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। ठीक है, तो एसिड खत्म, बेस खत्म। एसिड और बेस को बनाने से बनता है सॉल्ट। फटाफट सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। तो सॉल्ट क्या होते हैं, एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि मेरे भाई साहब, ये जो भी सॉल्ट बनते हैं तो हर सॉल्ट के अंदर एक कैटायन पार्ट होता है, एक एनायन पार्ट होता है। यहां मैं दर्जनों एग्जांपल तुम्हें दिखा सकता हूं। NaCl में Na कैटायन, Cl एनायन। Na2SO4 में Na कैटायन, सल्फेट एनायन। मैग्नीशियम नाइट्रेट में मैग्नीशियम कैटायन, एनायन नाइट्रेट हो जाएगा। हर सॉल्ट में कैटायन और एनायन होते हैं, और क्योंकि सॉल्ट एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं तो कैटायन हमेशा आता है फ्रॉम बेस, अगर न्यूट्रलाइजेशन से आपने ये सॉल्ट बनाया है, और एनायन हमेशा आता है फ्रॉम एसिड। कहने का मतलब है अगर NaCl है तो NaCl में Na अगर कैटायन है तो ये बेस से आया होगा और Cl एसिड से आया होगा। कम्स फ्रॉम एसिड, कम्स फ्रॉम बेस। और ये बात आपने देखी भी थी भाई, अगर NaCl बनाना है तो इसकी रिएक्शन NaOH और HCl, इसको बनाने के लिए NaOH और HCl की रिएक्शन करानी पड़ेगी। ठीक है, तो Cl आया एसिड से और Na आया बेस से। तो ये वाली बात रखना, और ये सबके लिए है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन जितना याद रहेगी ना उतना आप क्वेश्चन बड़ा आराम से बना पाओगे, इसलिए इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। बाकी आगे बात कर लेते हैं कि यार अब हम सॉल्ट को क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो सॉल्ट्स के क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप से होते हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स। अब ये नॉर्मल सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, ये नॉर्मल सॉल्ट बनते हैं कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय बेस। कहने का मतलब है जैसे HCl में एक हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी है, तो जैसे अगर आपने इसकी बेस से रिएक्शन कराई और ये इकलौता जो हाइड्रोजन रिप्लेस करने की टेंडेंसी अगर ये हट गया तो जो सॉल्ट बनेगा इसे नॉर्मल सॉल्ट बुलाया जाएगा। ऐसे ही मान लो अगर आपने NaOH की रिएक्शन H2SO4 से कराई और H2SO4 में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करने की टेंडेंसी है, तो अगर NaOH ने दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, दोनों हाइड्रोजन, तो ये पूरा सल्फेट सोडियम के साथ जुड़ेगा और फॉर्मूला बनेगा Na2SO4, साथ में बनेगा वाटर, तो इसे बुलाया जाएगा नॉर्मल सॉल्ट। पर अगर मान लो इसी बेस ने एसिड के साथ रिएक्शन करी और इसमें से ना 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन भी हटा सकते हो आप। तो अगर एक हाइड्रोजन हटा तो फॉर्मूला बनता है NaHSO4, और ये जो NaHSO4 महाशय हैं, इट इज नॉट अ नॉर्मल सॉल्ट। ये आप नॉर्मल सॉल्ट की कैटेगरी में नहीं रखोगे। ये कहने का मतलब है जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है अगर सब हट गए तो नॉर्मल सॉल्ट, अगर एक भी बच गया तो वो नॉर्मल सॉल्ट नहीं है। अब आ जाते हैं एसिड सॉल्ट। तो एसिड सॉल्ट क्या होता है, तो जो एग्जांपल मैंने दिया था कि भैया अगर सॉल्ट में तुमने एसिड के पॉसिबल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन में से कुछ पार्शियल रिप्लेसमेंट करा है बेस की हेल्प से, तो इसे हम बुलाते हैं एसिडिक सॉल्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखो, H2SO4 में से 2 हाइड्रोजन हटाने की कैपेबिलिटी थी, लेकिन जब बेस से रिएक्शन हुई तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हटा और सोडियम बाइसल्फेट बना। अब सोडियम बाइसल्फेट में एक हाइड्रोजन रह गया है, तो क्योंकि एक हाइड्रोजन रह गया है, इसमें दोनों हाइड्रोजन नहीं हटा पाए हो, तो ये सॉल्ट एसिडिक बुलाया जाएगा, क्योंकि इसे पानी में अगर डालोगे
तो ये थोड़ा एसिड की तरह बिहेव करेगा। और जो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, जब इन्हें पानी में डालते हो तो इनका सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करता है। तो नॉर्मल सॉल्ट कब बनेंगे? अगर बेस सारे पॉसिबल हाइड्रोजन हटा देता है एसिड में से, और अगर एक भी हाइड्रोजन रह जाता है तो वो बन जाता है एसिडिक सॉल्ट। फिर ऐसे ही आता है डबल सॉल्ट। नाम से पता चल रहा है कि इसमें दो सॉल्ट आपस में जोड़ दोगे। इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है पोटाश एलम, फिटकरी। ठीक है, अगर आपने देखी है तो अच्छी बात, नहीं देखी है तो जाके देख लेना यार, मम्मी से पूछ लेना फिटकरी क्या होती है, मम्मी को पता होगा। पापा अगर शेविंग घर पे ही करते हैं तो शेविंग करने के बाद अगर कट वगैरह लग जाते हैं तो खून बहने से रोकने के लिए वो अपने शेविंग बॉक्स के अंदर एक व्हाइट कलर का मार्बल जैसा कोई चीज रखते होंगे, वो एक्चुअल में फिटकरी होता है। वो उसको उसकी हेल्प से ब्लड के फ्लो को रोकते हैं या ब्लड को बहने से रोकते हैं। ठीक है, तो पोटाश एलम क्या होता है? पोटाश एलम सबसे क्लासिकल एग्जांपल है डबल सॉल्ट का। इसमें दो सॉल्ट आपस में हम जोड़ते हैं, कौन से? एक तो पोटेशियम सल्फेट और दूसरा एल्युमिनियम सल्फेट। ये अब कई बार बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूला बड़ा दिक्कत वाला है भाई, इसका कैसे याद करें? अबे भाई आदमी हो कि तुम पजामा हो यार? जब आदमी सामने से बोल रहा है यार पोटाश एलम में दो सॉल्ट हैं, भाई याद रखो पोटाश एलम डबल सॉल्ट है। ये तो यार बड़ी कॉमन सी बात है, ये तो बड़ी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। अब पोटाश एलम डबल सॉल्ट है तो दो सॉल्ट बनाने हैं, दो सॉल्ट मिक्स करने हैं। कौन से मिक्स करने हैं? एक याद रख लो पोटेशियम सल्फेट है, एक एल्युमिनियम सल्फेट है, खत्म बात यार। अब पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला तुम पोटेशियम और सल्फेट के आयंस को इंटरचेंज करके बना दो, और एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला एल्युमिनियम और सल्फेट के आयंस का चार्ज एक्सचेंज करके बना दो। दोनों को आपस में लिख दो एक साथ डॉट के सेपरेशन से। बाकी इसमें वाटर की 24 यूनिट्स होती हैं, ये बस एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रख लो। तो बस पोटेशियम एल्युमिनियम का सल्फेट होता है पोटाश एलम, बड़े आराम से याद हो जाता है। अब पूरा तुम रटने की कोशिश करोगे K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, तो ये नहीं याद कर पाओगे भाई, मुश्किल है, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन अगर ऐसे दिमाग से सोच के रखोगे यार, अरे यार है तो डबल सॉल्ट भाई, और पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट है, फॉर्मूला मैं बना लूंगा, बस ये याद रखना 24 वाटर होते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मिक्स सॉल्ट। तो मिक्स सॉल्ट में क्या होता है? आपको एक से ज्यादा कैटायन देखने को मिलते हैं। तो जैसे यहां पर देखो एग्जांपल में एक से ज्यादा अगर कैटायन है तो इसे मिक्स सॉल्ट बोला जाएगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो होते हैं जिनमें डिसोसिएशन करने पे सिंपल आयन या फिर कॉम्प्लेक्स आयन निकलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की पहचान ये होती है मेरे बच्चे कि इसमें पहली बात तो मेटल कई बार दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और जब आप इनको आयनाइज करते हो तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा पार्ट बाहर निकल कर आता है। जैसे यहां पर AgCN होल ट्वाइस बाहर निकल कर आया है। इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इसके बस एक एग्जाम, इसके बारे में पहचानने की बस इंफॉर्मेशन याद रखो कि कोई भी सॉल्ट कॉम्प्लेक्स से कैसे पता चलेगा, उसमें ना एक कंपोनेंट ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में दिया होगा। देखो मैं इसको भी डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अपने आप में बहुत लेंदी टॉपिक है और क्लास 10th में आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्लास 10th के बाद जब 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो 12th में आपको पढ़ना होता है, वो भी उन बच्चों को यार जो साला जो PCM या PCB लेंगे यार। ठीक है, जो नहीं लेंगे उनको हेडेक ही नहीं लेना। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पहचानने की निंजा टेक्निक क्या है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पहचानने की निंजा टेक्निक ये है कि कभी भी अगर सॉल्ट का फॉर्मूला दिया है और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई कंपोनेंट अगर लिख के दिया गया है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मेटल भी है, कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, कुछ आयंस भी हैं, तो आप समझ जाना ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये निंजा टेक्निक है। बाकी अगर हम लोग सॉल्ट को प्रिपेयर करेंगे तो इन्हें प्रिपेयर करने के क्या तरीके हैं, खासतौर पे ऐसे सॉल्ट्स जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो एक तरीका है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करके। पहले मैं देख लूं आपको दिख रहा है ना, पता चले दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है, बिंदास दिख रहा है भाई, एकदम चमक चमक के दिख रहा है। तो एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे सोडियम क्लोराइड बनाना है तो सोडियम और क्लोरीन की सीधे रिएक्शन करा दो, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है मैग्नीशियम क्लोरीन की सीधे रिएक्शन करा दो। तो जहां जहां पर ये जनरल मेथड लिखा है आप वैसे 50 एग्जाम्पल बना सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, सोडियम क्लोरीन से कर सकते हो, कैल्शियम क्लोरीन से कर सकते हो, सोडियम ब्रोमाइड से कर सकते हो, पोटेशियम ब्रोमाइड बना सकते हो डायरेक्ट कंबाइन करके। दूसरा मेथड होता है सिंपल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक मेटल की एसिड से रिएक्शन करके आप एसिड से हाइड्रोजन बाहर निकाल दो। तो जिंक की H2SO4 से रिएक्शन करी, हाइड्रोजन बाहर गई, जिंक सल्फेट बना। अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी एक्टिव मेटल की रिएक्शन अगर आप एसिड से करते हो तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो जो रिएक्शन एसिड की प्रॉपर्टी थी वो यहां पर सॉल्ट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। जिंक की बजाय अगर यहां पे पोटेशियम लोगे तो यहां पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, H2SO4 की बजाय HCl लोगे तो यहां जिंक क्लोराइड बन जाएगा। तो रिएक्शन बिल्कुल ऐसी ही रहेगी कि किसी भी एक्टिव मेटल की एसिड से रिएक्शन करोगे सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। बाकी डिकम्पोजिशन भी कर सकते हो आप।
ठीक है। बाइकार्बोनेट क्या होता है, जिसमें HCO3 आएगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन करोगे NaCl बन जाएगा, ये हमने पढ़ा था। किसी भी बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बनेंगे जो लाइम वाटर को मिल्की कर देंगे। ऐसे कार्बोनेट की एसिड से रिएक्शन करोगे, ठीक है, तो भी सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। या फिर किसी क्लोराइड के H2SO4 से रिएक्शन करोगे, सब पढ़ा है अभी। क्लोराइड की रिएक्शन अगर आपने H2SO4 से करी तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl को बाहर निकाल देगा। ऐसे ही KNO3 के H2SO4 से रिएक्शन करी, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 को बाहर निकाल देगा। सारी रिएक्शन जो पढ़ी है वो रिवाइज हो गई। बाकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वन ऑफ द वेरी बेस्ट वे टू प्रिपेयर एनी सॉल्ट विच इज सॉल्युबल। तो एसिड बेस की रिएक्शन करी, सॉल्ट और वाटर बना। पर ये जितने भी सॉल्ट हैं दीज आर वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स। अगर वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आपको बनाने हैं तो थोड़ी सी अलग मेथड आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एक तो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे लेड सल्फाइड, अगर आपको सॉल्ट बनाना है तो लेड और सल्फर को सीधे जोड़ दो। अच्छा, इसमें दर्जनों एग्जांपल आपको नहीं रटने, जो आपको बुक में दिए हैं बस वही रटने। जैसे ये वाला दिया है तो ये वाला प्रिपेयर कर लो। बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड विद बेसिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड मेटल के ऑक्साइड होते हैं, दोनों को जोड़ो सॉल्ट बन जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड को जोड़ा, कैल्शियम सल्फाइड बन गया। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बेसिक, एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड, दोनों को जोड़ा बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक सॉल्ट है। तीसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में वही एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन H2SO4 से कराई तो बेरियम H2SO4 के साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन Cl के साथ। तो हम ये बोल सकते हैं हाइड्रोजन ने बेरियम को डिस्प्लेस करा और बेरियम ने हाइड्रोजन को, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला आया BaSO4 और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला आ गया HCl। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसीलिए हुई है क्योंकि ये बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। एक बात याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी पॉसिबल होती है जब कभी हमें बनने वाले प्रोडक्ट में से एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिले। अगर ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नहीं मिलेगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती है कभी भी। तो ये मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी कि इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनाने हैं। और इससे ना आप ये इंफॉर्मेशन याद रख सकते हो कि आपके सिलेबस में लेड सल्फाइड एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, कैल्शियम सल्फाइड एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल होता है, खड़िया चौक पानी में डालो डिसॉल्व नहीं होती है। बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल सॉल्ट है, वाटर में बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व होता है, एक चम्मच भर के डालोगे 1 लीटर पानी में पूरा डिसॉल्व नहीं होगा, बहुत नाम मात्र डिसॉल्व होगा। बाकी कुछ नॉर्मल या एसिड सॉल्ट्स की लैब प्रिपरेशन अपने सिलेबस में है, वो पढ़ लेते हैं। जैसे अगर हमें आयरन 3 क्लोराइड बनाना है तो आयरन 3 क्लोराइड अगर बनाना है, जिसे हम बोलते हैं एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, तो इसे सीधे आप आयरन और क्लोरीन गैस की रिएक्शन से बना सकते हो। आयरन के ऊपर आप क्लोरीन गैस पास करते हो, एक आयरन का आप एक आयरन का आप पाउडर लेते हो या आयरन की फ्लेक्स लेते हो, उसे हीट करके रखते हो बहुत ज्यादा, उसके ऊपर क्लोरीन गैस पास करते हो, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, आयरन क्लोराइड बन जाता है। तो आयरन क्लोराइड बनाने की लैब मेथड याद रखना, आपके सिलेबस का पार्ट है। कॉपर सल्फेट बनाने हैं बहुत सारे तरीके हैं। सीधे कॉपर ऑक्साइड जो कि एक बेसिक ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड होने की वजह से एसिड से रिएक्शन कराया, कॉपर सल्फेट बना, वाटर बना, ठीक है, सॉल्ट वाटर। कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस है, एसिड से रिएक्शन करी, बेस और एसिड की रिएक्शन करी, सॉल्ट और वाटर बना। तो बेस से आया कॉपर, एसिड से आया सल्फेट, तो बन गया कॉपर सल्फेट। कार्बोनेट की एसिड से रिएक्शन करी, सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब देखो इसमें गड़बड़ हो गई है, इसमें क्या भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, ठीक है। वही कार्बोनेट की, किसी भी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन आप एसिड से करोगे, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जो पढ़ा है वही करना है। बाकी यार ये जो कॉपर सल्फेट बनता है ये वाटर के साथ जुड़कर ना कॉपर सल्फेट .5H2O बना देता है। और इस कंपाउंड का एक फैंसी नाम होता है, इसे बुलाते हैं ब्लू विट्रोल। और इसे इसलिए ब्लू विट्रोल बुलाया जाता है क्योंकि इसका कलर ब्लू होता है। और विट्रोल पता नहीं क्यों बुलाते हैं, मतलब एक्चुअल में विट्रोल जो वर्ड है ये इसलिए आया है क्योंकि ये बनता है H2SO4 की हेल्प से। और H2SO4 को पुराने जमानों में ऑयल ऑफ विट्रोल बुलाते थे, ठीक है। तो ऑयल ऑफ विट्रोल बनाते थे और इसको क्योंकि H2SO4 से बना रहे हो इसीलिए इसको ब्लू विट्रोल बुलाते थे, क्योंकि ये ब्लू कलर का है और ऑयल ऑफ विट्रोल यानी H2SO4 से बनता है। तो कॉपर 2 सल्फेट बनाने के बहुत सारे लैब मेथड है, इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिंक सल्फेट या आयरन 2 सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4, इसे लैब में बनाने के तरीके क्या है, सीधे आप इस मेटल की रिएक्शन H2SO4 से करा दो। बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि किसी भी मेटल की रिएक्शन
अगर आप एसिड से करते हो तो क्या बनता है भाई लोग, सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। और यहां पर हमने पता नहीं क्या करा है, टाइपिंग में गलती से ऑक्सीजन और लिख, अबे हट जा, ठीक है, ऑक्सीजन और लिख दिया, ऑक्सीजन नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और ये जो जिंक सल्फेट है ना, इसकी टेंडेंसी होती है कि अगर इसके ऊपर से मॉइस्चर पास करो या इसे एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दो तो ये मॉइस्चर ट्रैप करके ये एक सॉल्ट बना लेता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं इनको क्योंकि इसमें वाटर आ गया है, जिंक सल्फेट डॉट 7s2। बिल्कुल सेम रिएक्शन आयरन करेगा, जिंक की जगह अगर आयरन ले लोगे तो यहाँ आयरन सल्फेट प्लस H2 गैस लिबरेट होगी जो कि पॉप साउंड के साथ बंड करती है, और आयरन सल्फेट भी 7 वाटर के साथ जुड़कर FeSO4 डॉट 7H2O बनाता है और उसे बुलाते हैं ग्रीन विट्रोल क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है। और यही H2SO4 से बना है, ऑयल ऑफ विट्रोल से बना है, तो इसलिए उसको बुलाते हैं हम लोग ग्रीन विट्रोल। लेड क्लोराइड अगर बनाना है तो लेड नाइट्रेट की रिएक्शन सीधे आप एसिड से करो। मैंने आपको बताया था लेड नाइट्रेट में ये जो नाइट्रेट वाला पार्ट है ये HNO3 से आता है, और HNO3 HCl के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक एसिड है, तो इसीलिए कभी भी वीक एसिड के सॉल्ट की रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से कराओगे, स्ट्रॉन्ग एसिड फटाक से कहेगा ए वीक एसिड बाहर निकल, ठीक नहीं, वो क्या था, क्या नाम था, एक कुल्हाड़ी, पता है मेरी इतना बढ़िया मीम आ रहा था दिमाग में, भूल गया यार, चलो खैर कोई नहीं। तो लेड नाइट्रेट की रिएक्शन जैसे आप HCl से कराओगे तो लेड क्लोराइड बन जाएगा और HNO3 बाहर आ जाएगा, तो लेड क्लोराइड हमारा सॉल्ट बन गया, जैसे आप PbCl2 फॉर्मूला है, नाम है लेड क्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दो, कैल्शियम क्लोराइड की एक्वा सोल्यूशन की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन से करो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, कैल्शियम, अरे एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं भाई, अरे इधर आजा भाई, कहां गया, कैल्शियम कार्बोनेट से रिप्लेस हो जाए, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जुड़कर सोडियम को रिप्लेस कर देगा, सोडियम क्लोराइड के साथ जुड़ के कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा, तो NaCl बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये कौन सी रिएक्शन है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा नहीं कि आपको दर्जनों रिएक्शन पढ़नी है, बस आपको ढूंढना है, यहां पे सॉल्ट, यहां पर दो, अगर दो सॉल्ट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ऐसा पक्का सॉल्ट बनेगा जो वाटर सॉल्युबल नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम इस्तेमाल करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है NaHCO3, तो बढ़िया तरीका होता है, सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन करा दो, NaHCO3 बन जाता है। बाकी फिर से वही बात, इस सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर मेटल से रिएक्शन कराइए तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। कार्बोनेट की किसी भी एसिड से रिएक्शन कराई, सेम रिएक्शन, सॉल्ट बनेगा बट सोडियम और सल्फेट के साथ बनेगा, तो Na2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो ये वाली रिएक्शन याद रख लो, ये देखो बहुत जगह इस्तेमाल होती है कि किसी भी एसिड की रिएक्शन अगर आप कार्बोनेट से करते हो, किसी भी मेटल कार्बोनेट से करते हो, तो तीन चीजें बनती हैं, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यही चीज कार्बोनेट की बजाय बाइकार्बोनेट लेकर भी कर सकते हो, और बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 माइनस होता है भाई लोग। आगे बात पकड़ में, तो देखो पढ़ने के साथ साथ रिवाइज भी करते जा रहे हैं। तो अगर ना कई बार आप ये सोचोगे ना यार केमिस्ट्री में यार बहुत रिएक्शन याद करनी होती है, इतनी कौन करे, तो यार ये उन्हीं बच्चों को लगती हैं जो ना मगअप करने बैठे हैं। अगर आपका जरा सा भी ऑब्जर्वेशन जा रहा है तो कुछ चंद रिएक्शन याद करनी होती है और वही बार बार रिपीट होती रहती हैं। मोस्टली पैटर्न जितना अच्छे से आप ऑब्जर्व करोगे, रिएक्शंस आपको उतनी कम मगअप करनी पड़ेंगी। और पैटर्न अगर ऑब्जर्व, सारा गेम ऑब्जर्वेशन का है। अब जरा नोटिस करो, कैरी मिनाटी जब किसी को भी रोस्ट करता है तो वो इतने अच्छे अच्छे जोक्स कहां से लाता है, या फुकरा इंसान या फिर ट्रिगर इंसान अगर किसी को रोस्ट करते हैं तो वो उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड जोक्स कहां से लाते हैं। सोचो, ऑब्जर्व करते हैं कि यार उस पर्सन की ना ये ट्रेड्स है, वो इस तरह की चीजें करता है, वो इस तरह की चीजें बनाता है, और वो फिर वहीं से ढूंढते हैं कि यार इससे कौन कौन से जोक्स निकल सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन इज द गेम, ठीक है। तो यार केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ मैंने तुम्हें यूट्यूब वीडियो रोस्टिंग वाले कैसे बनाने हैं इसका भी हिंट दे दिया है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये तो पता ही है यार भाई कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस की रिएक्शन करते हो, सॉल्ट वाटर बनता है, नहीं बता रहा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, यहां पर आपका सॉल्ट वाला कहानी खत्म हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब बची है वो है पीएच और इंडिकेटर और कुछ बेसिक डेफिनेशन। मेरे को 10 मिनट देना, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। टाइम स्टार्ट नाउ, 10 मिनट देना अभी से। 1 घंटा 10 मिनट ऑलरेडी हो गया वीडियो को, 10 मिनट और दे दो, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट में खत्म करता हूं।
अब ये पीएच इंडिकेटर क्या होते हैं? दरअसल में किसी भी एसिड को तुम पानी में डालते हो या किसी भी बेस को पानी में अगर तुम डालते हो तो एसिड पानी में डालने पे H+ आयन देता है, बेस पानी में डालने पे OH- आयन देता है। और यहीं से बच्चों को गलतफहमी होती है, उन्हें लगता है कि एसिड के सोल्यूशन में बस H+ आयन होता है और बेस के सोल्यूशन में बस OH- आयन होता है, पर ऐसा नहीं है। दरअसल में क्योंकि आपने एसिड को पानी में डाला है या बेस को पानी में डाला है, थोड़ा पानी भी डिसोसिएट होता है H+ और OH- में, और क्योंकि पानी में भी कैपेबिलिटी H+ और OH- में डिसोसिएट होने की, तो अगर आप एसिड को डालते हो पानी में तो H+ दो जगह से आता है, एसिड से भी और पानी से भी, लेकिन OH- भी आता है। तो कहने का मतलब यह है एसिड के सॉल्यूशन में OH- भी होता है H+ होने के साथ। सिमिलरली बेसिक सॉल्यूशन में H+ होता है OH- के साथ। बस एक बात याद रखना कि बेसिक सॉल्यूशन में OH होने के साथ साथ H+ कहां से आया, तो ये भाई साहब आता है वाटर से। और मुझे उम्मीद है दिख नहीं रहा होगा तो मैं इधर हो जाता हूं। बेसिक सॉल्यूशन में H+ कहां से आता है, वाटर से। ऐसे ही एसिडिक सॉल्यूशन में OH- कहां से आता है, वाटर से। अब ये बात मैंने तुम्हें अभी क्यों बताई है, बस 1 मिनट के अंदर आप मुझे थैंक्स करोगे। तो एक्चुअल में पीएच वैल्यू क्या होती है, क्योंकि चाहे सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक, सब में H+ आयन प्रेजेंट है। तो इस H+ आयन की वैल्यू को देखकर हम ये बता सकते हैं सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और बेसिक है। कैमरा स्टार्ट। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि दरअसल में एसिड सॉल्यूशन में भी H+ और OH- आयन होते हैं, बेस सॉल्यूशन में भी H+ और OH- आयन होते हैं। तो इन H+ आयन के नंबर को देखकर हम बता सकते हैं सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है या फिर बेसिक है, और ये नंबर हम असाइन करते हैं पीएच वैल्यू को। दरअसल में पीएच एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू होती है -log ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन एट बेस 10। तो सॉल्यूशन में जितना भी H+ आयन है उसका हम नेगेटिव लॉग लेते हैं बेस 10 पे, तो जो वैल्यू आती है उसी को पीएच बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो आपने HCl को पानी में डाला और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन आया 10⁻⁻², तो आप फॉर्मूले में H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन की जगह 10⁻⁻² डालोगे। लॉग की प्रॉपर्टी आईसीएसई वालों को पता ही होती है, सीबीएसई वाले बेचारे स्ट्रगल करते हैं। तो ये -2 बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे +2 आ जाएगा, ये आ जाएगा log 10। इसका बेस भी 10 है और log का नंबर और बेस अगर सेम होता है तो नंबर आता है 1, तो पीएच की वैल्यू आ गई 2। तो दरअसल में पीएच एक नंबर है जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन से आता है। तो क्योंकि एसिड में भी H+ है और बेस में भी H+ है, अब कई बच्चों को जिनको पता नहीं होता कि बेस में भी H+ वाटर से आ सकता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेस का पीएच कैसे आ सकता है, तो बेस का भी पीएच आ सकता है। तो एसिड और बेस में क्योंकि H+ आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं तो उनसे आप पीएच निकाल सकते हो और पीएच वैल्यू से बता सकते हो कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या फिर बेसिक है, और ये इसका फॉर्मूला होता है। बाकी एक बात याद रखना, पीएच का H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन से इनवर्स रिलेशन होता है, यानी सिंपल सी भाषा में अगर बोला जाए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ जितना ज्यादा होगा पीएच उतना कम होगा। और पीएच की वैल्यू एक स्केल पर हम लिखते हैं 0 से लेकर 14 तक, 14 और बीच में आता है 7। तो अगर पीएच कभी भी 7 होता है किसी भी सॉल्यूशन का तो हम बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है, और पीएच जैसे जैसे 7 से कम होता चला जाता है सॉल्यूशन उतना ज्यादा एसिडिक होता है, और जैसे जैसे पीएच 14 के पास पहुंचता है या 7 से ज्यादा होता चला जाता है सॉल्यूशन बेसिक होता जाता है। तो पीएच स्केल क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक एक नंबर, 7 पीएच वाली चीजें न्यूट्रल होती है जैसे कि डिस्टिल वाटर, और 0 पीएच वाली या 1 पीएच वाली चीजें बहुत ज्यादा एसिडिक होती हैं, और पीएच जैसे जैसे 7 से आगे जाएगा हमारा सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन याद रखनी है, बहुत काम की इंफॉर्मेशन है आपके। बाकी कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक पता कैसे चलेगा, तो जैसे मैंने बताया एसिड और बेस को ना तो पीते हैं ना टच करते हैं क्योंकि वो बड़ा हार्मफुल है। तो इसीलिए किसी भी एसिड या बेस को डिटेक्ट करने का हमारे पास एक तरीका है इंडिकेटर्स, जो हमें इंडिकेट कर दे कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक दूर से ही। तो हमारे पास 2 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक एसिड बेस इंडिकेटर, ये दरअसल में कौन कौन से हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन। जैसे लिटमस के बारे में हमने पढ़ा था, 2 तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। रेड वाला बेस में डालोगे ब्लू हो जाएगा, ब्लू वाला एसिड में डालोगे रेड हो जाएगा। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन इंडिकेटर ये केमिकल इंडिकेटर्स हैं जो एसिड और बेस में डालने पर अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो इनके कलर चेंज को देखकर हम बता सकते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस।
और ऐसे ही हमारे पास एक और होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर है, और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर दरअसल में अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर देता है। तो ये जो अलग अलग कलर मैंने बनाए हैं ना, ये दरअसल में पीएच इंडिकेटर के हैं। अच्छा, हर कंपनी का पीएच इंडिकेटर अलग होता है, तो उनका स्केल अलग आता है, वो अलग से आपको प्रिंट करके देते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, बस याद रखो, मिक्सचर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक डाइस, जिसका अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर आता है। और बाकी आपके पास नॉर्मल एसिड बेस इंडिकेटर क्या होगा, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन। इनके बारे में, लिटमस के बारे में तो मैंने बता ही दिया, मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन को भी देख लेते हैं। तो फिनोक्सिलिन ना खुद कलरलेस होता है। एक मिनट में देखो कैसा आ रहा है, इसमें थोड़ा ठीक ठाक आ रहा है, काम करते थोड़ा जूम करके देखते हैं। फिनोक्सिलिन भाई साहब खुद कलरलेस होता है, और जब आप इसे एसिड में डालते हो तो ये कलरलेस ही रहता है। फिनोक्सिलिन खुद कलरलेस है, और एसिड में डालते हो तो ये कलरलेस ही रहता है एसिड का सोल्यूशन। पर जैसे आप इसे बेस में डालते हो तो ये पिंकिश कलर का हो जाता है। तो फिनोक्सिलिन बेस को पिंक कर देता है, लेकिन एसिड में अपना कलर चेंज नहीं करता है। और मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड खुद ऑरेंज या रेड कलर का होता है, एसिड में ये अपना कलर नहीं चेंज करता, और बेस में ये येलो हो जाता है। और नोटिस करो, चाहे फिनोक्सिलिन हो या मिथाइल ऑरेंज या रेड, ये दोनों बेस में अपना कलर चेंज कर रहे हैं, एसिड में उनका कलर इंटैक्ट है। मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड एसिड में अपना कलर इंटैक्ट करके रखता है, फिनोक्सिलिन अपना कलरलेस कलर एसिड में इंटैक्ट करके रखता है, और दोनों ही बेस में अपना कलर चेंज करते हैं। और मिथाइल ऑरेंज बोले या मिथाइल रेड, आपके लिए एकदम सेम ही चीज है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर में सॉल्ट से रिलेटेड। जैसे सबसे पहला टर्म है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है, दरअसल में जब कभी भी सॉल्ट बनता है तो सॉल्ट के आयंस के बीच में बहुत सारा ना खाली स्पेस रह जाता है, और जैसे ही इस खाली स्पेस के आसपास वाटर आता है तो इसके अंदर जाकर ट्रैप हो जाता है। तो ये वाटर जो सॉल्ट के अंदर खाली स्पेस में ट्रैप हो गया, इसे बुलाया जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में WOCS बोल सकते हो। और क्योंकि सॉल्ट के अंदर वाटर को अपने अंदर ट्रैप करने की कैपेबिलिटी है, तो जब सॉल्ट वाटर अपने अंदर ट्रैप कर लेता है तो हम ऐसे सॉल्ट को बुलाते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्योंकि उसने पानी ले लिया ना। अगर तुम्हें प्यास लग रही है, तुम डिहाइड्रेटेड हो, पानी पी लिया तो तुम हाइड्रेटेड हो गए। ऐसे ही मेरे भाई सॉल्ट के अंदर कैपेबिलिटी होती है वाटर अपने खाली स्पेस में ट्रैप करने की। तो जैसे ही सॉल्ट पानी ले लेता है तो ऐसे सॉल्ट्स को बुलाते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, और इनके फॉर्मूले इस तरह से लिखते हो आप, Na2CO3.10H2O। तो ये डॉट के बाद जो वाटर का नंबर लिखा है, यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नंबर होता है, और ये वाटर इस सॉल्ट के बीच में फंसा होगा खाली जगहों पर। ठीक है, ये वॉशिंग सोडा होता है। ऐसे CuSO4.5H2O, जिसे मैंने बोला था इसको ब्लू विट्रोल बोलते हैं, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये 5H2। और जब ये सॉल्ट अपने अंदर पानी ट्रैप कर लेगा तो ऐसे सॉल्ट को बुलाया जाएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। ऐसे ही तुम हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट भी बना सकते हो, जिसे हम ग्रीन विट्रोल बोलते हैं, ये अभी भी बताया था। और जहां तक जिंक सल्फेट वाला एग्जांपल है, वो व्हाइट विट्रोल बोला जाता है। ठीक है, और ये सब हाइड्रेटेड सॉल्ट है क्योंकि इन्होंने अपने अंदर वाटर डिसॉल्व कर लिया है। तो एनहाइड्रस क्या होंगे, तो हाइड्रेटेड सॉल्ट को अगर हीट करोगे, इसके अंदर से सारा पानी निकल जाएगा, तो सॉल्ट एनहाइड्रस हो जाएगा। तो जिनमें वाटर नहीं होता है, ये एनहाइड्रस सॉल्ट हो गए, NaCl, NaNO3, PbNO3, या सिर्फ कॉपर सल्फेट। पानी नहीं है तो ये भी एनहाइड्रेटेड है या एनहाइड्रस सॉल्ट है। आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, अगर पानी इनके अंदर नहीं है तो ये एनहाइड्रस सॉल्ट है। अब ऐसे ही एनहाइड्रस सॉल्ट के साथ एक कहानी आती है जिसे बोलते हैं डेलिक्वेसेंस प्रॉपर्टी। क्या होता है डेलिक्वेसेंस प्रॉपर्टी, तो ऐसे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जब आप इन्हें एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ते हो तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है ये उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मॉइस्चर क्या है, वाटर, और ये खुद वाटर में सॉल्युबल है। तो ये मॉइस्चर ट्रैप करके या मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके खुद इसी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स जो एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके खुद इसी में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो इस सॉल्ट की ऐसी प्रॉपर्टी शो करने के बिहेवियर को ही डेलिक्वेसेंस बुलाया जाता है, और ऐसे सॉल्ट को बुलाया जाता है डेलिक्वेसेंट सॉल्ट। इनके क्लासिकल एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ये सब दरअसल में जो हमारे घरों में सॉल्ट होता है ना, आपने देखा होगा बारिशों के टाइम पे थोड़ा सा सॉगी हो जाता है। वो सॉगी इसीलिए हो जाता है मेरे बच्चे, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड के साथ ना थोड़ा थोड़ा मैग्नीशियम या कैल्शियम क्लोराइड पड़ा होता है, और ये सब डेलिक्वेसेंट है। तो जैसे ही बारिश के मौसम में एटमॉस्फेयर में पानी बढ़ता है तो सॉल्ट वो पानी एब्जॉर्ब करने लगता है, या सॉल्ट के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड वो पानी एब्जॉर्ब करने लगते हैं,
और इसीलिए सॉल्ट थोड़ा सा सॉगी हो जाता है। तो याद रखना NaCl खुद डेलिक्वेसेंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर कॉमन सॉल्ट के मिक्सचर में जो कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है वो डेलिक्वेसेंट नेचर में है, और सॉल्ट अपने ही मॉइस्चर में डिसॉल्व हो जाता है। तो इस फिनोमेना को डेलिक्वेसेंस और ऐसे सॉल्ट को डेलिक्वेसेंट बुलाया जाता है। इसके अलावा एक टर्म और आता है विच इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस। तो जो क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया था कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड अगर है, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5 ब्लू विट्रोल, ब्लू कलर का दिखता है। जैसे ही आप हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को हीट करते हो तो इनके अंदर से पानी निकल जाता है। -H2O का मतलब है पानी निकाल दिया, 5 निकालेंगे अपन। अभी मैंने 5 नहीं लिखा तो तुम लड़ोगे मेरे से, और सर 5 नहीं लिखा आपने। तो यार ये जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है जिसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन ट्रैप है, हीट करने पर ये सारा वाटर अपने अंदर से निकाल देता है। तो ये हीट करने पर जब वाटर निकाल देता है तो वाटर लूज करने के इस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस, ठीक है। और हम ऐसे सॉल्ट को बुला देते हैं एफ्लोरेसेंट सॉल्ट। तो क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट विच ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पार्टली और कंप्लीटली, और ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी को बुलाते हैं एफ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी, और इस सॉल्ट को बुला जाता है एफ्लोरेसेंट सॉल्ट। इसके एग्जांपल वही हैं जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट थे, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन डेफिनेशन है, अच्छे से याद रखना, इनके ऊपर कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। और जैसे मैंने कहा था 10 मिनट लगभग लगेगा, अगर कैमरा बंद ना होता तो सही टाइम पे खत्म कर लेते अपन। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। मुझे उम्मीद है सारी चीजें रिवाइज करने में आपको हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई जम के पढ़ाई करते रहो, रिविजन करते रहो, और जो भी डाउट्स आते रहे हमारे साथ डिस्कस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और भाई जम के प्रिपरेशन करो ताकि एग्जाम में ना तहलका मचा के हो। बाय बाय।